Hello and a very warm welcome to all of you out there. Now I hope all of you are keeping safe. आप लोग स्वच्छ हैं, सुरक्षित हैं और अपने घर में हैं. Now today's topic is compensation management. जैसे HRP हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वीडियोज़. डू नॉट, एज आई सेड अर्लियर, डू नॉट स्किप द वीडियोज़. जब आप HRP पढ़ रहे हैं, HRM पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो HRM में एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है जिसमें सारे प्रोसेसेस वन बाय वन होते हैं. और आप अगर एक चैप्टर स्किप करके सीधे दूसरे चैप्टर में आने की कोशिश करते हैं तो यू लूज़ द एसेंस ऑफ इट. एंड HR इज़ वेरी ईजी if you follow it in a synchronized manner. So basically in HRP we started with human resource planning और उसके बाद हमने मैन पावर प्लानिंग पढ़ा. मैन पावर प्लानिंग के बाद हमने जॉब एनालिसिस देखी. जॉब एनालिसिस में जब ऑर्गेनाइजेशन के लोग इधर एग्जिस्टिंग जॉब और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नया क्रिएट हो रहा है तो न्यूली क्रिएटेड जॉब को अच्छे से एनालाइज करके उसका डिस्क्राइब करके जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन निकालते हैं. जब वो हो जाता है देन दे गो ओवर टू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जिसमें लोगों को बुलाया जाता है कि आप नौकरी पे आओ. सिलेक्शन में उन्हें आफ्टर अ वेरियस स्क्रूटनी का प्रोसेस उन्हें अपने काम पे रखा जाता है. आफ्टर दैट कम्स द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ओरिएंटेशन, जहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन से. बेसिकली दे आर एक्वेंटेड टू द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस. आफ्टर दिस कम्स द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को एज़ पर द नीड्स ट्रेन किया जाता है और डेवलप किया जाता है. ट्रेनिंग, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इज़ अ वन टाइम प्रोसेस, शॉर्ट टाइम प्रोसेस बेसिकली, एंड डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जब ये सब हो जाता है देन यू कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ योर कंपनसेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल में हर एक जन जो काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है और उसको परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ जॉब वन डज़, राइट, कैसा काम कर रहा है और कैसे लोग हैं, कैसा काम हो रहा है, कैसा जॉब वो प्रोफाइल, जैसा जॉब वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कंपनसेशन मैनेजमेंट डिसाइड किया जाता है. कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन इज़ बेसिकली ऑल द मॉनेटरी एंड द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दैट यू प्रोवाइड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग विथ यू, राइट. अभी हम लोगों का क्या करना है? कंपनसेशन मैनेजमेंट करना है. कंपनसेशन मैनेजमेंट में क्या आता है कि सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेबर्स: स्किल लेबर्स, सेमी स्किल लेबर्स, अनस्किल्ड लेबर्स. देयर आर सम पीपल हु आर वेरी एफिशिएंट, देयर आर सम पीपल हु आर नॉट सो एफिशिएंट, जो एवरेज लेबर्स हैं. तो आखिरकार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कैसे कंपनसेशन या पैसे देने का वो सिस्टम बनाए ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, सबको बराबर का हक मिले, सब अच्छे से काम करने की कोशिश करें, साथ ही साथ वो मोटिवेट भी हो कि कैसे और बढ़िया काम किया जाए. देखिए अभी के समय में क्या है, द बेसिक फैक्ट इज़ द काइंड ऑफ कंपटीशन इज़ वेरी हाई, वेरी वेरी हाई. सो एक अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी जन को एम्प्लॉय करता है, उसको इंडक्शन, एक तो सिलेक्शन रिक्रूट में ही काफ़ी पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है. उसके बाद आप उसको ट्रेन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, आप 6 महीने अच्छे से काम सिखा रहे हैं और सिखाने के बाद अगर वो जन काम छोड़ के चला जाता है तो वापस से उतने पैसे, उतनी एनर्जी वापस से उस ऑर्गेनाइजेशन को लगानी पड़ती है, विच इज़ नॉट वेरी फीजिबल. नो, एवरी टाइम यू कांट डू इट लुक, क्योंकि एक जन को पूरा उसमें लगना पड़ता है. तो कोशिश यही करते हैं लोग कि गुड सैलरी पैकेज बनाया जाए, अच्छे वेजेस दिए जाएं, अच्छे फ्रिंज बेनिफिट्स, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और बोनसेस आप दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो ऐसे दिए जाएं ताकि जो लोग काम करने के लिए आपके पास आए, एक तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा आएँ आपके पास काम करने के लिए, और ये नहीं कि वो सिर्फ आपके पास आएँ काम करने के लिए, ट्रेन होने के बाद वो काम छोड़ के नहीं जाए, वो आपके साथ काम करना चाहें. क्योंकि ऑब्वियसली they are working and they are working for what? Fame, money. That is the thing. And if they are remunerated properly, then why will they leave the job and go?
So basically the thing is कि workers are there, they are remunerated adequately, so उनको अच्छे से काम उनका हो रहा है, अच्छे से उनको पैसे मिल रहे हैं. दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट, राइट. और ये कंपनसेशन जो किसी भी जन को आप दे रहे हैं, जो रेम्यूनरेशन या पैसे किसी भी वर्कर्स को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. क्या जॉब कर रहे हैं, उस जॉब करने के लिए कैसे स्किल्स रिक्वायर्ड है, उस जॉब करने में कैसा रिस्क इन्वॉल्व है, जो वर्किंग कंडीशंस है वो कैसे हैं, देन वो एम्प्लॉयर है उनकी उतनी कैपेसिटी है कि नहीं कि वो पे कर सकते हैं कि नहीं. उसके बाद जो बारगेनिंग कैपेसिटी, ट्रेड यूनियन बारगेन करते हैं, ट्रेड यूनियन वो प्रॉपर्ली बारगेन कर पाते हैं कि नहीं. इसके अलावा व्हाट आर द बेनिफिट्स बाय द which are provided by the competitive industries. If the competitive industries are providing more benefit, no, so what happens is the people tend to change their job, they tend to switch the job. कि पहले एक जगह जा कहीं काम ज्वाइन कर लिया आफ्टर कॉलेज, एंड उसके बाद जैसे ही कोई और नई अपॉर्चुनिटी मिली तुरंत स्विच कर दिया. तो क्या हम करें कि मेरे यहाँ अगर लोग आए काम करने तो यहीं रह जाएं, बिकॉज देयर वॉज अ टाइम व्हेन ह्यूमन वर लाइक एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेके चलता था ह्यूमन रिसोर्स. लेकिन अभी के समय में आप ह्यूमन रिसोर्स को सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेके नहीं चल सकते. अभी ह्यूमन रिसोर्स इज़ बेसिकली एन एसेट जो वैल्यू क्रिएशन में हेल्प करता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है. और अगर वो प्रॉपरली मोटिवेटेड इनफ रहे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दे कैन फ्रॉम स्क्रैप दे कैन मेक योर ऑर्गेनाइजेशन रीच टू स्टार्स, बट दे शुड बी मोटिवेटेड इनफ. तो क्या है कि ये सारे इसी चीज़ में आते हैं. I will provide the entire notes in the link. You can go through if you want you can download the link. बस आप यहाँ पे इधर में सुने. देखिए जैसे क्या है इसमें बताया गया है कि करंट ट्रेंड यही है, स्पेशली इन नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक IT एंड सर्विसेज. पहले द एम्प्लॉयज़ आर क्रिएटेड एज क्रिएटर्स एंड ड्राइवर्स ऑफ वैल्यूज़, राइट. नाउ देयर आर वेरियस डेफिनेशंस रिगार्डिंग द एम्प्लॉय कंपनसेशन और द कंपनसेशन मैनेजमेंट जो लोगों ने दे रखा है. For example, Gary Dessler in his book Human Resource Management, he defines employee compensation refers to all forms of pay. जितना भी आप पे कर रहे हो उस जन को, उस एम्प्लॉय को जो वो काम कर रहा है. सी द पर्सन इज़ कमिंग टू यू, he is performing tasks for you, he is under your employment. If for the kind of services he provides to you, you in turn return and give him some money, or you do not give him some money or give some other non financial benefits. दो टाइप के बेनिफिट्स हो जाएंगे ना, एक फाइनेंशियल हो जाएगा, एक नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा. इसमें भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो उसमें आपका दो फॉर्म्स का हो जा रहा है. तो ये सारे चीज़ जो हो जाते हैं ये आपके कंपनसेशन या एम्प्लॉय कंपनसेशन में आता है. देन अकॉर्डिंग टू थॉमस जे बर्गमैन, कंपनसेशन इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, जहाँ पे वेज है या सैलरी है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, नॉन रिकरिंग बेनिफिट्स है, प्लस नॉन पिक्यूनरी रिवॉर्ड्स है. पिक्यूनरी का मतलब होता है दिस इज रिलेटेड टू मनी. तो सैलरी हो गए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. नॉन रिकरिंग वो चीज़ जो आप पे समय समय मिलते हैं. नॉन रिकरिंग जो आपको ये नहीं है, जैसे दिवाली का बोनस है, हर एक दिवाली पे बोनस मिलेगा तो ये एक रिकरिंग फाइनेंशियल अवार्ड है. लेकिन मान लीजिए कोई काम हो रहा है और अचानक से किसी काम में प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतरीन गई है. जब बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिविटी हुआ है तो व्हाट हैपन्स इज पीपल टेंड टू पे मोर मनी, राइट. कि हम अपना बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी हुआ है तो हम थोड़ा बोनस प्रोवाइड करेंगे. तो ये नॉन रिकरिंग फाइनेंशियल अवार्ड आ जाता है. साथ ही साथ जो नॉन फाइनेंशियल अवार्ड्स आते हैं वो सारे मिला के आपके इस कंपनसेशन में आते हैं. देन वी से दैट कंपनसेशन इज़ अ वाइड रेंज. सी जब हम कंपनसेशन पढ़ रहे हैं और कंपनसेशन मैनेजमेंट स्पेशली पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि जो उनको पैसे एग्जैक्टली हाथ में मिल रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कंपनसेशन. बहुत लोग क्या करते हैं, उनको पेड वेकेशंस प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस, मेडिकल लीव, वो सारे जितने जो
बेसिकली पैसे नहीं प्रोवाइड करके दूसरे तरीके से पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरह से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, दिस एड्स अप टू द कंपनसेशन। अब ये जो मॉनेटरी जो बेनिफिट्स है ये तो डायरेक्ट फॉर्म हो गया और ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल पेड लीव्स, or for example if you see here in Ranchi there is sale and satellite sale colony and Mekong colony, then we have schools here and the schools are जो है ये यहाँ के सेल और सैटेलाइट के ही स्कूल्स हैं, सारे सेल और मेकॉन के ही स्कूल हैं। तो क्या होता है, जो बच्चे उनके जो वहाँ पे पढ़ते हैं उनका द अमाउंट ऑफ फीस दे हैव टू पे इज़ वेरी लेस, इट्स अ मिनिमल अमाउंट विच इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स सैलरी। बेसिकली एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ ना, लेकिन ये आपको बहुत मोटिवेट करता है। आपको वहाँ पे आपका हॉस्पिटल्स है, तो हॉस्पिटल्स है, कम्युनिटी हॉल्स है, जो भी है, तो आपका आपके डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स में नहीं जा रहा है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स में तो ये जा रहा है। बिकॉज उस साथ में आपको मैटरनिटी लीव आपको मिलता है, पैटर्निटी लीव भी आजकल मिलता है, ट्रैवल फैसिलिटी मिलती है, ये सारे चीज़ होते हैं। एंड व्हाट आर द सिस्टम में क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न कि हम कंपनसेशन को मैनेजमेंट कर रहे हैं। बेसिक रीज़न ये है कि जो केपेबल एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करें, उनको देखें कि सारे केपेबल वाले लोग हैं, जो कैपेबल एम्प्लॉयज़, द गुड एम्प्लॉयज़ विच आर देयर आउट देयर इन द मार्केट, दे कम एंड दे अप्लाई फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। देन नॉट ओनली दे अप्लाई बट दे आर मोटिवेटेड कि हम यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे और हम यहाँ पे छोड़ के काम नहीं जाएंगे। वी ट्राई टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे आउट देयर इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड, एंड वी विल नॉट लीव इट, राइट। सो इन वेरी सिंपल टर्म्स, कंपनसेशन क्या होते हैं, सारे रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं इन द टर्म ऑफ द वर्क दे रिटर्न ऑफ द वर्क दे डू, और वो सारे पैसे भी इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स लाइक मॉनिटरी बेनिफिट्स, बेसिक पेज वगैरह आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग, ओवर टाइम, रिकॉग्निशन, सेल्स एक्सेट्रा। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स लाइक कंपनी पेड कार, कंपनी पेड हाउसिंग, स्टॉक एक्सेट्रा, राइट। अब देखिए कंपनसेशन एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही वाइटल पार्ट है, राइट। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर आई सेड that you please do not miss out any chapter, do not skip videos, do not miss out chapters। आप एक एक करके पढ़े, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के बाद जॉब एनालिसिस क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होती है, जो सारे जो एक एक करके है, और उसके बाद कंपनसेशन मैनेजमेंट आ रहा है। आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, आप जॉब को पूरा देख ले रहे हैं कि जॉब में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या वर्किंग कंडीशन है, उस जॉब में जो आदमी काम कर रहा है उसको किस टाइप का स्किल उसका, वो सारा चीज़ हम देख के उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस पोस्ट में उस आदमी को वो काम करने के लिए, जो एग्जैक्टली जो जॉब काम करने के लिए उसे कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ अभी व्हाट हैपन इज़ द कंपनसेशन पैकेज अच्छा है तो वो रिटेन करेगा बेस्ट एम्प्लॉयज़, राइट। साथ ही साथ ये भी एक्सपोज करेगा एक्सपेक्टेशंस। मान लीजिए किसी कोई और जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, मान लीजिए उसको एक्सपेक्टेशन हाई है तो वो बार्गेन कर सकता है। साथ ही साथ क्या होता है, कभी अगर मान लीजिए इफ़ यू समबडी इज़ लिविंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो काइंड ऑफ द लिविंग कंडीशन दे हैव आउट देयर इज़ हाई, तो उसी हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ऑफन लुक एट व्हाट द कंपनी प्लेज इन अदर व्हाट इट सेज। हमेशा जब भी आप भी सोचे देखें, जब भी आप किसी कंपनी को में आप जब अप्लाई करते हैं, किसी कंपनी में आप काम करने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑब्वियसली वी लुक एट द काइंड ऑफ रेपुटेशन द कंपनी हैज़, एंड देन we look at the kind of salary package we'll have. The better salary package, the better. Even if you do not know the company and they've just come out in the market and they are paying you well, you normally go out to work for them. So एक compensation का जो स्कीम होता है, प्रोजेक्ट होता है, वो बताता है कि एम्प्लॉय को क्या एक्सपेक्टेड है, और कभी कभी क्वालिटी पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, एंड देन द टोटल compensation management is decided. Now what are the various objectives of the compensation policy? Objectives of compensation policy है क्या कि पहले
जो सूटेबल स्टाफ है उन्हें एल्योर करे मतलब अट्रैक्ट करे। देन कीप द क्वालिफाइड पर्सनल, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो स्किल लोग हैं या जो अनस्किल्ड ही लोग हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करें, उन्हें भैया हम अपने पास रखेंगे। किस तरह रखेंगे वो हम लोग देखेंगे। फिर हम ऐसा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे ताकि कोई जो काम करने आ रहे हैं उन्हें फेयर पे में मिले। कभी कभी क्या होता है, जनरली हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज़ होते हैं, ये परफॉर्मेंस लिंक, कि जितना अच्छा उनका परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे उन्हें पैसे मिलते हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है उन्हें निकाल दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स में दे से दैट यू कम फ्रॉम 10 to 4, सो वेदर यू वर्क और यू डोंट डू वर्क, यू गेट द एम्प्लॉय, यू गेट द पेड, राइट। अभी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने अलग अलग, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंपनसेशन पॉलिसी बना के रखी हुई है जहाँ पे वो कोशिश ये करते हैं, या जो बोनस जो बना के रखे हुए हैं उसमें कोशिश यही होती है कि जो जितना बेहतरीन काम कर रहा है, जो जितने अच्छे से काम कर रहा है, उसको उस हिसाब से पेमेंट किया जाए। जो एवरेज वर्कर है उनका उस हिसाब से हो, जो बहुत एफिशिएंट वर्कर्स और बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस कर रहा है, तो वैसे तो दे आर डिफरेंट प्लान्स फॉर दैट, and depending upon the organization policy they try to implement the various plans, right? Now the fourth point is to manage the pay structures to mirror inflationary effects हो सकते हैं, तो हम लोग पे स्ट्रक्चर्स को इस तरह से मैनेज करें ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो। देन मार्केट में, as I always said, as I've said in all my lectures, that change is the only thing which is constant. कभी इन्फ्लेशन आएगा, कभी डिफ्लेशन आएगा, कभी मिक्स इकोनॉमी है हमारी। तो क्या है कि हमें अपने जितने भी सैलरी और जो रिवॉर्ड्स कॉस्ट जो एक्सेट्रा जो है, हमें अपने मार्केट के साथ डील करके चलना है। तो हमें अपना अवार्ड सिस्टम या अपना रिवॉर्ड सिस्टम या अपना सैलरी पैकेज इस तरह से एम्प्लॉयज़ का रखना है कि हम अगर मार्केट में चेंजेस होता है तो हम खुद को उसके हिसाब से अडेप्ट कर सकें। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनका कंपनसेशन उन्हें टाइम पे मिल जा रहा है, अगर वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही एफिशिएंट वर्कर्स हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी गुड्स प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्हें उसके लिए वैसा ही बोनस और ओवरटाइम वगैरह मिल जा रहा है और उनका परफॉर्मेंस जो है वो अप्रेज हो रहा है। तो क्या होगा, उनकी commitment towards the organization, the commitment towards the progression of the organization, the commitment towards the profitability and the productivity of the organization will increase. Then they will obviously the employees are happy and satisfied, so what will they do is they'll abide by all the rules, they'll work properly, और साथ ही साथ क्या होगा, जो कंपनसेशन लेवल्स और डिफरेंशियल्स जो आएंगे वो सारे अंडर कंट्रोल रहेंगे। ठीक है, तो टू समराइज दे से दैट कंपनसेशन मैनेजमेंट इज़ अ सिंक्रोनाइज प्रैक्टिस। सिंक्रोनाइज मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस है जो वर्क एम्प्लॉय रिलेशंस को फैसिलिटेट करते हैं, किससे, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स से। एंड इट ऑल्सो सेज दैट द फर्म्स कंपनसेशन पॉलिसी एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। हाँ, ये बात याद रखें क्योंकि हर एक एम्प्लॉय किसी जॉब के लिए वो लोग अलग अलग दे माइट नीड डिफरेंट काइंड ऑफ रेम्यूनरेशंस। तो क्या होता है, पहले उनको बार्गेन करना होता है कि चलो पहले वो लोग कुछ डिसाइड किया, देन बार्गेन हुआ कि हर एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो उस अच्छे से काम करे। ठीक है, और यू सी वंस द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ सेटअप, मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन होता है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ planning, organizing, staffing, controlling, directing, etc. to maintain the organizational objectives. तो क्या होता है, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपना ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है, जो ये बेसिक बात है, ये हमने अपने सब वीडियोज़ में कहा है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ काम करने आते हैं उनके अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब होता क्या है कि जो अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दोनों मैच होना चाहिए। ये नहीं कि एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो एकदम मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन है, इसलिए वो जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है कि वो भी आ रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो उनको इतना अच्छे से इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए, तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो एवरीथिंग शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, वेयर सारे मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को लिए जा रहे हैं ताकि वर्क एम्प्लॉय का बैलेंस बना रहे। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट?
अब देखिए, कंपनसेशन मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय बस, जो वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, भैया हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय कुछ हो जाए, काम छोड़ कर नहीं जाना चाहे। ही वॉन्ट्स, यू हैव टू गिव द एम्प्लॉय अ रीज़न टू स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, ताकि व्हाट आर द वेरियस इम्पोर्टेंस, कि क्यों कैसे करें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहला चीज़ है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अपना ड्यूटी कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इफ जैसा भी काम कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए उन्हें प्रॉपर से रिफ़ंड किया जा रहा है, इन मतलब उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन दिए जा रहे हैं, प्रॉपरली पैसे दिए जा रहे हैं, मैंने मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स वट एवर, बट वट एवर गुड कॉन्ट्रीब्यूशन दे आर डूइंग, दे आर बीइंग पेड फॉर इट, राइट। सेकेंड होता है क्या है कि दिस सेज दैट, वो देखता है कि अगर it is realized that if there is a proper compensation management system और there is a good remuneration scale, तो क्या होता है, एक पॉजिटिव कंट्रोल जाता है एम्प्लॉयज़ के एफिशिएंसी पे। जैसे हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ वी गो बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनसेशन एंड वी टॉक अबाउट यू, सपोज यू हैव ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं और आप एक कॉलेज के फ्रेशर हैं और आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो यू आर वन विथ फिल विथ फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश ब्लड, एकदम नया नया आइडियाज़ है आपके पास। तो क्या है ना, आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश करते हैं। उस क्रिएटिविटी लगाने के कारण मैनेजर्स का ऑब्वियसली अप्रूवल के साथ होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ती है। अगर आप देख रहे हैं कि वो लोग आपके आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, तो आप ओवर टाइम भी काम करने के तैयार हैं। तो आप जो क्रिएटिविटी अपनी लगा रहे हैं और जिससे एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो आप ओवर टाइम कर रहे हैं, उस सब के लिए आपको प्रॉपर पैसे मिल रहे हैं, आप खुश होते हैं, आप अच्छे से काम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मोटिवेट होते हैं और बेहतर काम करना चाहते हैं। तो एक आपको अच्छे से, क्योंकि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग योर बेस्ट and the organization is not remunerating you the way you are performing, तो एक मन में हिचक सी हो जाती है कि भैया इससे अच्छा तुम कहीं और कर लें कि यहाँ पे मुझे मेरे काम के लायक पैसे मिल जाएं, राइट। तो एक पॉजिटिव कंट्रोल हो जाता है। अगर मान लीजिए हम अच्छे से, आप अच्छे से, वी आर टॉकिंग अबाउट यू, राइट, तो आप अच्छे से काम करिए, आपने ओवर टाइम की, आपको उस हिसाब से बहुत अच्छे से पैसे मिले, कंपनी ने बहुत सही काम किया, बहुत प्रॉफिटेबिलिटी हुआ, बहुत प्रोडक्टिविटी हुआ, आप भी खुश, कंपनी वाले भी खुश। तो एक देयर इज़ अ काइंड ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस विच इज़ देयर इन द वर्कफोर्स और इन यू आर द वर्कफोर्स, नो। एंड अगर आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको काम के हिसाब से प्रॉपर बोनस और काम मिल रहा है, तो इट लिमिट्स द लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या मतलब क्या होता है कि लोग जो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो जब आप जॉब में सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड हैं, काम पे आना चाहते हैं, तो लेबर टर्नओवर कम होएगा, और लेबर टर्नओवर कम होगा तो एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन आएगा। अब जब स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, तो अब जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस, हम लोगों ने पढ़ा था जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, कि जॉब इवैल्यूएशन वो चीज़ होता है कि हर एक जन का जो जॉब होता है, जो है जॉब एनालिसिस होती है, जिससे जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन आता है, और जॉब इवैल्यूएशन होता है जिससे वेरियस ग्रेड्स पता चलते हैं, और फिर ये पता चलता है कि उस ग्रेड के आदमी को कितने पैसे देने चाहिए, राइट। अब जॉब एक वो लोग जब प्रॉपर रेम्यूनरेशन चल रहा है, तो ये जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस को इन्हांस करता है और एक मोर आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक और अचीवेबल स्टैंडर्ड्स बनाता है। देन जो रेम्यूनरेशन एक्ट जो कंपनसेशन होता है या जो रेम्यूनरेशन होता है, वो ऐसा बनाया जाता है, ऐसे एम्प्लॉयर्स लोग बनाते हैं जो, बिकॉज दे आर वेरियस लॉज विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, लाइक द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड लॉट्स ऑफ एक्ट्स। तो जो भी बनाया जाता है, जो रेम्यूनरेशन सिस्टम या कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि किस लेबर स्किल को आप कितने देर के लिए काम करा रहे हैं, साथ ही साथ उस काम करने के लिए उसको कितने पैसे दे
रहे हैं, आप मिनिमम वेजेस दे रहे हैं कि नहीं, मिनिमम वेजेस से ज़्यादा दे रहे हैं कि नहीं, उसके बाद अगर एफिशिएंट वर्कर्स हैं तो आप उसको बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्योंकि ये ऑलरेडी एक लॉ के हिसाब से बन रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम कम है। तो एक देयर इज़ अ पीसफुल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयज़। देन अगर सब चीज़ बहुत बढ़िया बढ़िया हैं तो देयर विल बी हाई मोरल, एफिशिएंसी, कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा, लोग खुश रहेंगे, एम्प्लॉयर्स खुश रहेंगी, एम्प्लॉयज़ खुश, एवरीथिंग विल बी हैप्पी। बिकॉज जैसे हम वी स्पीक इन आर डेली लाइफ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जर उसका पैसा है, तो जब पैसे का जब रिलेटेड सारा प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व, जो आप जैसा काम कर रहे हैं उस हिसाब से अच्छे से पैसे मिल रहे हैं, बेहतर ही मिल रहे हैं, कहीं लॉ का उल्लंघन नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, सो द काइंड ऑफ मोरल इज़ वेरी हाई, right? This is one of the very money forms a very important factor when you are going to work in an organization. So if the remuneration policy is good, if you are paid on time, if you are paid properly for the kind of work you do, so what happens is you're happy, you're satisfied, and you tend to do work properly, right? इन शॉर्ट वी कैन से दैट कंपनसेशन मैनेजमेंट जो होता है वो इनक्रेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि अपना काम बेहतर तरीके से करो, अच्छे से करो, और इट गोज़ ऑन फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, द ऑर्गेनाइजेशन, द कंट्री, एवरीथिंग, राइट? This was the importance of the compensation management. Now then next we come to the types of compensation. Now there are two types of compensation. एक होता है direct compensation, एक होता है indirect compensation. डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होता है, जो सैलरी, हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह जो प्रोवाइड हम लोग करते हैं, जो पैसे जब डायरेक्ट दिए जाते हैं उसे डायरेक्ट कंपनसेशन कहते हैं. इट इज़ द सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट स्टाफ. ठीक है. अब वो this helps the employer not to worry about the costly loss of trainer staff to a competitor. ठीक है, जो डायरेक्टली पैसे दिए जाते हैं. और इनडायरेक्ट कंपनसेशन क्या होता है, ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन होता है कि देखिए सैलरी एसेंशियल है, ऑलराइट, बट द अदर थिंग्स लाइक उनको इनकरेज करना, उन्हें सब्सिडाइज डे केयर प्रोवाइड करना, क्रशेस प्रोवाइड करना, पब्लिक रिकॉग्निशन देना, ब्रिंग सम चेंजेस इन द वर्क प्लेस, सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारे इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आते हैं. नाउ दिस थ्री टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट कंपनसेशन हैज़ टू बी मैनेज. अगर हमें आगे जाना है तो चाहे ये डायरेक्ट कंपनसेशन हो या इनडायरेक्ट कंपनसेशन हो, दोनों को लेके चलना है. ठीक है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन. नाउ हम लोग ने पढ़ा कि कंपनसेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए. भैया हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं, मेरे को तो उनको रिटेन करके रखने का है. अब ये है कि जैसे अगर आप इंडिया की ही बात कर लें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन बेंगलोर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दिल्ली इज़ डिफरेंट. दो दे आर 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बट द मुंबई और बेंगलोर और मेड्रास और योर कैलकाटा, द काइंड ऑफ लिविंग कंडीशन इज़ डिफरेंट. तो कैसे कंपनसेशन आप एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं ये डिफ़र करता है. तो क्या किया है लोगों ने, वो लोग उन्होंने कंपनसेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है एंड उसके हिसाब से वो चेंज करते हैं कि क्या चीज़ बढ़ाना है, क्या चीज़ घटाना है. वी स्टडी दिस, इट विल बी मोर क्लियर. अब देखिए क्या होता है, कंपनसेशन एज अ होल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्क. और वो जितने भी की एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक कंपोजिशन आर, पहला है वेज या सैलरी. सी वेज एंड सैलरी आर टू डिफरेंट थिंग्स. इसका डिफरेंस आगे और बेहतर तरीके से दिया हुआ है. वेज वो होता है जो आप डेली वर्कर को प्रोवाइड करते हो उनकी आर्ली बेसिस पे, ठीक है, या डेली बेसिस पे. और सैलरी वो होता है जो बेसिकली वाइट कॉलर जॉब वाले लोगों को प्रोवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वर्क दे डू. ठीक है, ये एक वेज सैलरी हो गया. दूसरा होता है अलाउंसेस. अलाउंसेस का क्या मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत दिया जाता है. फॉर एग्जांपल डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस क्या होता है, इट इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट द रियल इनकम. ठीक है, एंड इट इज़ द परसेंटेज ऑफ सर्टेन बेसिक पे. मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करने आ रहा है, उसका बेसिक पे या बेसिक सैलरी जो है वो 10,000 रुपये है, तो प्लस DA प्लस TA लिखा रहता है ना. तो DA क्या होता है, DA होता है डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस इज सर्टेन परसेंटेज विच द कंपनी डिसाइड्स द सर्टेन परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे.
देन इज़ द हाउस रेंट अलाउंस। कभी कभी क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करने आता है तो उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है वो जगह नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो उसके बदले वो उनको हाउस रेंट अलाउंस देते हैं। दे गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कि आप भैया यहाँ पे रह लो, हम आपको उसके बदले पैसे देंगे। आप पैसे देंगे तो हाउस रेंट अलाउंस फिक्स होता है। ये नहीं कि वो जाके एकदम दे टेक अ वेरी पॉश अपार्टमेंट सम प्लेस, दे गिव अ सर्टेन फिक्स अमाउंट विच इज़ द हाउस रेंट अलाउंस एंड दे हैव टू फिक्स अप द अपार्टमेंट बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ मनी दे हैव, ठीक है। Then is the city compensatory allowance. City compensatory allowance, as I said, the standard of living in Bangalore and the standard of living in Kolkata are two different things. तो जितनी बड़ी सिटी होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हाई होता है, तो हर एक सिटी के हिसाब से एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस लोग फिक्स करते हैं और इट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू सम परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक कंपनसेशन में जब आप पैसे प्रोवाइड करें किसी भी एम्प्लॉय को तो आप भाग भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो लोग भी खुश हो रहे हैं कि देखो मुझे कितने सारे पैसे कैसे कैसे टाइप के मिल रहे हैं, बेसिक पेज भी मिल गया, डियरेंस अलाउंस भी मिल गया, हाउस रेंट अलाउंस मिल गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिल गया। देन इज़ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कभी कभी क्या होता है कुछ कंपनीज़ क्या करते हैं, टीए प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं कि वो जो एम्प्लॉय के घर से और वो ऑफिस तक आ सके। मान लीजिए बहुत दूर रह रहे हैं, सर सी if you live in small cities, no, your office is close by, but if you live in very big cities, you have to travel by train to come to one place to another, to your place of work. So what happens is, if you have to come to your place of work, they give you certain travel allowance, right? Next is the incentives of performance pay. इंसेंटिव पर कंपनसेशन और परफॉर्मेंस रिलेटेड रेम्यूनरेशन होता है जब आप कोई भी आदमी काम कर रहा है, ठीक है, जो भी इफ़ द एफिशिएंट वर्कर्स आर वर्किंग रियली गुड, सो दे ट्राई टू गिव बोनस और इंसेंटिव्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बेटर वर्क विच इज़ डन बाय देम। तो इसमें क्या होता है, वो इट इज़ इधर बोनस और गेन शेयरिंग कंपनसेशंस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आई विल डिस्कस लेटर ऑन, just after this actually. Then fringe benefits or prerequisites. Fringe benefits और prerequisites होते क्या हैं? Fringe benefits include करते हैं employee benefits like medical care, hospitalization, accident relief, health and group insurance, canteen, uniform, creation and the likes. अभी रिसेंट के टाइम में क्या हुआ है, ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स है इट हैज़ गेन्ड लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। वाई बिकॉज हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एक्सीडेंट में अचानक से आपके मान लीजिए भले ही आपको 1 लाख रुपए महीने का मिल रहा हो, लेकिन आप बैंगलोर और कलकत्ता जैसे लगे पे या दिल्ली जैसी जगह पे रह रहे हैं और आपके 50,000 रुपये 70,000 रुपीज़ आपके हाउस रेंट में चला जा रहा है, तो व्हाट हैपन्स इज़ आपको अचानक अगर एक्सीडेंट होती है तो यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो एक्सीडेंट रिलीफ कहाँ से लाए? तो ये वाला सब चीज़ जो है ये अभी दीज फ्रिंज बेनिफिट्स एक्सेट्रा आर गेनिंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, and they say that compensation is the primary motivation for most of the employees. Now there is this chart which I would like you to know. देखिए, study the chart carefully, and if you remember this basic chart, no, you can answer any question, any exam in the any question in the exams. जैसे क्या बोलता है, कंपनसेशन सिस्टम में 2 टाइप के कंपनसेशन होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है नॉन डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या आता है, इनडायरेक्ट में देखिए आपके प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स आ गए। देखिए अगर आप डायरेक्ट बाय देखिए, डायरेक्ट मतलब हमको सीधा सीधा पैसा मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट, सीधा सीधा मेरे को पैसा मिल रहा है। अब सीधा सीधा मेरे को पैसा मिल रहा है, इसको इसने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। एक उन्होंने बेस पे बनाया, मेरिट पे बनाया, इंसेंटिव पे बनाया, डिफर्ड पे बनाया। बेस पे में आया सैलरी या वेज जो बेसिक पे है, मेरिट पे में आया जो आपके बोनस आपको 100% मिल रहा है, इंसेंटिव पे में बनाया जो बोनस, कमीशन, पीस रेट एक्सेट्रा, जो जितना अच्छा काम कर रहा है तो जो अच्छे काम के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा उसको दे रहे हैं, इंसेंटिव पे हो गया। और डिफर्ड पे में आपके सेविंग्स प्लान, स्टॉक प्लान वगैरह सब आ गए। अब भी देखिए आपके जो इंसेंटिव पे हैं उसमें बोनस, कमीशन, पीस रेट, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन, शिफ्ट डिफरेंशियल सारे आते हैं। डेफर्ड पे में सेविंग्स प्लान,
stock purchase, annuity is what? It is like the fixed amount of money which a person gets, अगर जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो डायरेक्ट कंपनसेशन इज डायरेक्ट मनी मिल रहा है. इनडायरेक्ट कंपनसेशन, इसको आपको सीधे सीधे वो पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन पैसे के बदले में आपको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं. कैसे बेनिफिट्स दे रहे हैं? 3 टाइप का इन्होंने बताया. एक बताया प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, मेडिकल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिसेबिलिटी इनकम है, पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी है. आपके पैसे कुछ कट के आपके पेंशन में जा रहे हैं, कुछ तो आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके पेंशन फंड में डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं ना. जब ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो आपका पीएफ बनाते हैं वो लोग, और कुछ परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सर्टेन परसेंटेज विच दे पे एज द पीएफ, राइट. तो अगर पीएफ वो ऐड करे तो उसका तो डायरेक्ट पैसा आपके हाथ में नहीं मिल रहा है, लेकिन है कि वो जमा हो रहा है. और जिस भी समय आपको पीएफ पे लोन चाहिए होगा या जब आप रिटायर करोगे तो आपको साथ प्रोविडेंट फंड के सारे पैसे मिल जाएंगे. देन टाइम, पे फॉर टाइम नॉट वर्क, वेकेशन के पैसे मिलते हैं आपको, वेकेशन से पैसे नहीं काटते, हॉलीडेज़ में नहीं काटते, सिक लीव में नहीं काटते, ज्यूरी ड्यूटी में नहीं काटते. देन सर्विसेज एंड प्री रिक्विजिटिव्स, उसमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, कभी कभी ऑफिस में ही जिम होता है, ऑफिस में ही आपके पूल्स होते हैं, आपके ऑफिस के बाद आफ्टर ऑफिस पार्टीज़ होते हैं, कभी कार प्रोवाइड करते हैं वो लोग, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपको लो कॉस्ट और फ्री मील्स प्रोवाइड करते हैं, कैंटीन्स प्रोवाइड करते हैं. दीज आर ऑल इनडायरेक्ट कंपनसेशन. घुमा फिरा के सारा का सारा पैसा तो ऑर्गेनाइजेशन ही बेयर कर रहा है, लेकिन क्या है कि एक आप डायरेक्टली उसको 1 लाख रुपए हाथ में दे दो, दूसरा है कि आप 50, 5, 5, 5, 5, 5 करके डिवाइड कर दो. तो क्या है कि आप 1 लाख दे रहे हो, वो कम दिखता है, लेकिन वो मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, वो मुझे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रहा है, वो मुझे ये भी मिल रहा है, वो मुझे. तो द काइंड आप ऐसा सोचें कि एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को ना 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट करके दे दो, या 5 लाख की बड़ी सी गाड़ी ला के आप दे दो, the 5-year-old child, what will excite him more, that 1 lakh 5 lakh रुपीज़ का कार, और अगर 5-5 हज़ार या 5-500 का पूरे रूम भर के गिफ्ट्स दे दो तो वो एक्साइट करता है. ऑब्वियसली उस बच्चे को नंबर ऑफ़ गिफ्ट्स एक्साइट करता है, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट द पीपल हु आर वर्किंग, हु हैव कम आफ्टर सो मच ऑफ एजुकेशन, ऑल द स्टफ, आर अ 5-year-old child. What I'm saying is, this is a type, this is a way of where the HR management actually works, in which they try to lure, attract the employees. HR कम कर दिया तो मेडिकल फैसिलिटी हटा दिया, तो कुछ कर दिया, कुछ भी किया कि भैया मेरे लोग आए मेरे पास, उनको देखी कि हम इनको कितने सारे वैरायटीज़ दे रहे हैं, हम डायरेक्ट कंपनसेशन दे रहे हैं, इनडायरेक्ट कंपनसेशन दे रहे हैं, इतने सारे चीज़ दे रहे हैं. अब बेसिक फैक्टर क्या है कि भैया मेरे लिए वो अच्छे से काम करें, हम उनको मोबाइल का पैसा दे रहे हैं, हम उनको पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं, हम उनको सब चीज़ कर रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छे से काम करें, मेरा काम छोड़ के ना जाएं, और इतने अच्छे से काम करें कि वो मोटिवेट हो. और सिर्फ काम छोड़ के, ऐसा सिर्फ नहीं है कि काम छोड़ के नहीं जाएं, वो बेहतरीन काम करें और वो बहुत अच्छे से काम करें, राइट. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंपनसेशन लेवल्स. अब कैसा, जो भी कंपनसेशन लेवल्स है, मतलब कितने पैसे आप दे रहे हो किसी भी जॉब के लिए, क्या चीज़ पे डिपेंड करता है. तो देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स. एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स में क्या आता है, लेबर मार्केट. लेबर मार्केट के कंडीशंस कैसे, एज इन कि आपका ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनका डिमांड और सप्लाई कैसे है. देखिए, जैसे एज आई ऑलरेडी सेड, देयर आर 3 टाइप ऑफ लेबर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर. Obviously the amount of money which is paid to the skilled labor is very high, but obvious है, if it is very high तो आपको बेसिकली जब आदमी काम कर रहा है तो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर ज़्यादा चाहिए, सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, और उनका कितना अबंडेंस है मार्केट में, कितने लोग एक्चुअली अवेलेबल है मार्केट में. जितना अवेलेबिलिटी है, जो जितना डिमांड है, अवेलेबिलिटी उतना है. तो अगर अवेलेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो क्या होता है, तो उतना पैसे नहीं प्रोवाइड करते. लेकिन अवेलेबिलिटी वैसी नहीं है,
or there is unemployment, so what happens is the government has set up the minimum wages and the employees have to bargain, but they set up the wage as per the government's laws and regulations. ठीक है. और अगर law and abhi it is clear that law and of demand supply applies to labor market only to a limited extent. And what are the economic conditions? Obviously economic conditions मतलब क्या हो गया कि आपका क्या है कि अकॉर्डिंग टू अगर ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, एक्सटर्नल प्रोडक्टिविटी हो रहा है, बहुत हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो रहा है, बहुत मैन पावर स्किल मैन पावर है, ऑब्वियसली अच्छे पैसे देंगे. लेकिन वही अगर कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली कम पैसे देंगे. प्रिवेलिंग वेज लेवल मीनिंग क्या कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं कि बाकी उसके जो सब्स्टिट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन है या उसके कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस प्रोडक्ट के, वो उसी लेवल के जॉब के लिए एम्प्लॉयज़ को कैसे पैसे दे रहे हैं. तो जैसे पैसे दे रहे हैं, अगर हम उनसे कम पैसे देंगे तो शायद एम्प्लॉय मेरा काम छोड़ के यहाँ से वहाँ चला जाए, तो ऑब्वियसली एड पार्ट देंगे या थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे. देन गवर्नमेंट control is a very important factor. You see, the government has made various laws such as the Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Equal Remuneration Act, Payment of Bonus Act, Provident Fund Act, Gratuity Act, Companies Act. ये सारे एक्ट जितने बने हुए हैं, ये बने हुए हैं ताकि वर्कर्स या लेबरर्स को आप एक्सप्लॉइट ना कर सकें. ये वो इसलिए बने हुए हैं ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें जितने मैक्सिमम बेनिफिट आप प्रोवाइड कर सकें, उनको एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो. और गवर्नमेंट के हिसाब से ये सब बेयर मिनिमम जो बेयर एक्ट्स बने हुए हैं उसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन जब अपना कंपनसेशन लेवल डिवाइस डिसाइड करें तो इस लॉ के हिसाब से डिसाइड करें. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ अनदर फैक्टर. सी विद द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग द राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्ट बढ़ जाता है, जो हर एक कंट्री से कंट्री में डिफ़र करता है. ठीक है. तो अगर आप सिटी कंपनसेटरी अलाउंस किसी को दे रहे हैं तो वो किस सिटी में रह रहा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. अगर वो किसी बहुत ही दे आर लिविंग इन बैंगलोर और दे लिविंग इन दिल्ली, ऑब्वियसली दे नीड अ हायर कंपनसेटरी अलाउंस. ऑन द अदर हैंड, इफ दे आर लिविंग in some place where the living condition is not so rigid, the living condition is not so expensive, so then it becomes easier for them. Now next is the unions influence. Is the trade union का influence. ट्रेड यूनियन बहुत इन्फ्लुएंस करता है कहीं का भी कंपनसेटरी सिस्टम डिसाइड करने में, क्योंकि वो अगर चाहे तो वो एल्यूर कर सकता है, वो कोशिश ये कर सकता है कि सर्टेन इंडस्ट्री में जहाँ बैंकिंग इंडस्ट्रीज़, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट दिस फैसिलिटीज़, जहाँ पे वो बोल सकता है कि भैया हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, और निगोशिएट करके ज़्यादा पैसे वो लोग रख भी सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज़ व्हाट? ग्लोबलाइजेशन इज़ अभी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन अभी के समय में इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा पढ़ते रहे हैं. तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि अभी जो कंपनीज़ हैं दे हैव कट अक्रॉस द ग्लोब. अभी ये नहीं होता है कि सिर्फ एक जगह में लिमिटेड है. अभी जो है अभी सब जगह इट्स स्प्रेड दिस मल्टीनेशनल कंपनीज. सो अभी जब मल्टीनेशनल कंपनीज है, एक सैलरी बूम हुआ है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी एक्सेट्रा. तो जहाँ बाहर के कंपनीज़ वाले ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपने आप को सस्टेन करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को आपको रिटेन करना है, तो यू हैव टू पे देम गुड पैकेज, राइट. नाउ क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी. क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि अभी क्या होता है, जो कंटेम्प्रेरी कंपनीज़ हैं ये दे हैव डिफ़िकल्टी इन बेंचमार्किंग द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है. तो अभी क्या होता है ना, जो टैलेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज का, वो इधर से उधर चले जाते हैं. मतलब एज इन एक कंपनी से दूसरे कंपनी स्विच कर जाते हैं. हॉस्पिटलिटीज़ वाले सेक्टर वाले जो एयरलाइंस में चले जाते हैं, हेल्थ केयर कंपनीज़ वाले जो काम कर रहे हैं वो बीपीएस में चले जाते हैं. तो क्या होता है कि अभी क्रॉस सेक्टर लोग अपना जो सेक्टर है वो छोड़ के दूसरे सेक्टर में चले जा रहे हैं काम करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन एंड द काइंड ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन दे आर हैविंग. ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. अब लोग देख रहे हैं भैया हमको तो काम, भैया मेरा तो ज़्यादा हो जा रहा है. तो अभी भी ना अपनी एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना जो भी है सैलरी पैकेज सही रखें.
नेक्स्ट आर द व्हाट आर द इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंपनसेशन। इंटरनल डिटर्मिनेंट्स होता है कि एक तो हमने उन्हें देख लिया एक्सटर्नल क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंपनसेशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है कि कंपनी का क्या पॉलिसी है। एक कंपनी जो भी काम कर रहा है उसका क्या पॉलिसी है। वो ये चाह रहा है कि वो एक इंडस्ट्री लीडर बने, पे करना चाहे, अपने मार्केट रेट खुद से डिटरमिन करना चाहे, बेटर टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है, लो कॉस्ट रखना चाहता है, ज़्यादा कॉस्ट रखना चाहता है, बाकी कंपनीज़ को स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉम्पिटिटिव पे स्टडी कर रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ अगर वो स्टडी करके उसके बाद अगर पे पैकेज अपना डिसाइड कर रहा है तो दूसरा टाइप का हो गया क्या कंपनी का क्या पॉलिसी है। दूसरा हो गया एम्प्लॉयज़ अफोर्डेबिलिटी। अभी ये तो हो गया कि कंपनी अपनी पॉलिसी ये बताई कर रही है कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा करना है, सबसे पैसे करना है, पे पैकेज बेस्ट पे मास्टर रहना है, ऑल द स्टफ दे डिसाइड। बट व्हाट हैपेंस इज दे डू नॉट हैव दैट मच मनी, देन व्हाट विल दे डू। पैसे भी तो होने चाहिए ना। तो अगर आपका कि रिसेशन है और आप कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, नहीं आप पे कर पा रहे तो आप क्या करेंगे। तो ये एम्प्लॉयज़ का प्रॉफिट अफोर्डेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन वर्थ ऑफ अ जॉब। तो वर्थ ऑफ द जॉब में आपका कि उसके वेजेस और सैलरीज कैसे हैं, कैसा मतलब जो जॉब है बेसिकली जब एनालिसिस कर रहा है तो जॉब को पूरा स्टडी कर रहा है कि इस जॉब में क्या क्या चाहिए। तो उस जॉब को जब स्टडी कर रहा है तो उसको स्टडी करने के समय वो देख रहा है कि इस जॉब में क्या क्या चाहिए, क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना स्किल्स चाहिए उस काम करने के लिए, कितनी क्रिएटिविटी हो चाहिए, कितनी टेक्निकल टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए। तो जितना टेक्निकल एक्सपर्टाइज वगैरह चाहिए उतना ज़्यादा पैसे चाहिए। तो ये आपका एक वर्थ ऑफ द जॉब हो गया। देन एम्प्लॉयज़ वर्थ एज इन ये एम्प्लॉय कितना अच्छा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना एक्सपीरियंस है, उसके परफॉर्मेंस से लिंक करके पे सिस्टम बनाया जाता है। इट डिस्टिंग्विशेस विद द बिटवीन हाई परफॉर्मर एंड द लो परफॉर्मर। कि अगर एक बहुत अच्छा हाई परफॉर्मर है तो हम उसको वैसे पैसे देंगे, और अगर लो परफॉर्मर है तो हम उसे वैसे पैसे देंगे। राइट, दिस इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट यूनिट। we'll continue in the next unit. Please stay home, stay safe, and happy learning. Thank you.